जाइए, चलिए सर, नाउ स्टार्ट। आज का टॉपिक है, बीच में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और मार्कर्स कहाँ हैं? कम चल रहा है, पेन्स बंद कर दीजिए। एक लोग उठ के फैन बंद कर दीजिए बस। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे कि कल भी एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी दो तरह की चीज़ें हैं, एक को हम बोलते हैं ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, एक को हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, जो हम बाहर से फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जो आपके शरीर की बाहर की संरचना होती है, इट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या है आपके? इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपके सारे विसरल ऑर्गन्स आते हैं या फिर वाइटल ऑर्गन्स आते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, सारे जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कल मैंने टॉपिक डिटेल में समझाया था आपको मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा शॉर्ट में भी ले लेंगे इसको दोबारा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी कंपोनेंट्स गए, हमने खाना खाया, खाने में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स लिए। अब वो कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा नहीं, फैट डायरेक्ट हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा नहीं, प्रोटीन हमारी बॉडी में डायरेक्ट सर्कुलेट नहीं होगा। इन सबको टूटना है, इन सबको किसी न किसी फॉर्म में टूटना है, ब्रेक होना और हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कहलाएंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म जो शब्द है, मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कल मैंने बताया था एक का काम है तोड़ना, एक का काम है जोड़ना। मेटाबॉलिज्म आपका जो होता है कहाँ होता है पता है आपको? इनसाइड द सेल। कल जिनने क्लास अटेंड की थी उनको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आपकी हो रही हैं सारी की सारी सेल के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। पीछे तक आवाज आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है? रिप्लाई तो करिए। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शंस जो हमारी सेल के अंदर हो रही हैं, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। समझ में आई बात कि मेटाबॉलिज्म शब्द का मतलब क्या है? जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये सब कौन सी रिएक्शंस हैं? केमिकल रिएक्शंस हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका? ब्रेक होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये सब कल कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने। प्रोटीन आपका ब्रेकअप होगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। फैट आपका ब्रेक होगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, उस फूड को जब ब्रेक करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे और ये रिएक्शन सेल के अंदर होंगे आपका। तो दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। हमने जो फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट बॉडी में फ्लोट नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट आपका स्टेप बाय स्टेप एंजाइम्स के रिएक्शंस के साथ ब्रेक होता चला जाएगा और लास्ट स्टेज जब बचेगी इट इज कॉल्ड ग्लूकोज। डायरेक्ट तो तब भी नहीं बना, सुक्रोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज बना, अपने स्टेप्स पढ़े डाइजेशन में सारे। तो एक एक स्टेप जब ये टूटता जाएगा तो लास्ट में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज। और 6 मॉलिक्यूल्स का ही एक और कंपोनेंट होता है, आपको पता होगा, फ्रक्टोज बोलते हैं। फ्रक्टोज नेचुरल शुगर है, काहे में पाई जाती है, फ्रूट्स में, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फ्रक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बना, प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स में बना, फैट टूट के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी रिएक्शंस जब हुई तो ये तो यूजफुल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हुए, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना, ग्लूकोज। प्रोटीन टूट के क्या बना, अमीनो एसिड्स। फैटी एसिड्स। मार्कर 2 और लाइए, हम चलिए। फैट टूट के क्या बना, फैटी एसिड्स। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी कैटाबॉलिज्म, तोड़ना। जो कुछ था वो टूट गया, कुछ भी हमारा फूड वैसा नहीं रहा जैसा हमने लिया था, वो चेंज हो गया। अब जब कोई यूजफुल चीज़ टूटेगी तो ऐसा तो नहीं किसी भी चीज़ के सिर्फ यूजफुल इम्पैक्ट्स ही हो हमारी लाइफ में। जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो जब यूजफुल कंपोनेंट्स मिलेंगे तो उसके साथ कुछ वेस्ट कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। टूटने में सब कुछ बिल्कुल फिक्स नहीं टूट जाएगा कि ये 2 टुकड़े इधर रखे, ये 2 टुकड़े इधर रखे, नो। कुछ ना कुछ अगर कहीं भी डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी ब्रेकअप होगा, नई चीज़ बनेगी तो उसमें कुछ पार्ट तो वेस्ट निकलना है। तो जो वेस्ट पार्ट निकलना है वही आपका कहलाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेनली आपके होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म तो समझ में आ गया आपको। दूसरा बचा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, जो कुछ तोड़ा वो यूज़ हो गया बॉडी में, कुछ एक्स्ट्रा भी यूज़ हुआ, कुछ ज़्यादा बना बॉडी में, तो जो ज़्यादा आ गया वो वापस इकट्ठा हो जाएगा, वापस रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर लिवर में स्टोर हो जाता है। ह्यूमंस का एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ इकट्ठा होता है, लिवर में जाके। तो जो ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा बन गया, अमीनो एसिड्स ज़्यादा हैं, तो बाकी आपका एक्स्ट्रा फूड तो वेस्ट फॉर्म में कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो गया। सो बॉडिफिकेशन होगा, फीकस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ जो कंपोनेंट्स दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे वो क्या बना लेंगे, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बॉडी में जाकर लिवर में स्टोर हो जाएगा, जब ज़रूरत होगी तो वही ग्लूकोज काम आने लगता है। तो ये आपका क्या है, एनाबॉलिज्म। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। कैटाबॉलिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट का टूट जाना, एनाबॉलिज्म मतलब टूटने के बाद जो बचा, वेस्ट निकल गया अलग, उसके बाद जो काम का बचा, जो यूजफुल बचा, वो दोबारा कहाँ आ जाएगा, वापस स्टोर हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे, आ जाइए, उस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अब आपके जो वेस्ट है, कल मैंने बताई थी ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में। नाइट्रोजन बॉडी में कहाँ से आ गया, हमने जो एयर इनहेल की उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या है आपका, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो वो तो कोई प्रोसेस नहीं कि हमने छाट बीन के ले लिया कि आओ मुंह में ऑक्सीजन डाल ली, CO2 निकाल दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। हमने तो एयर को इनहेल किया, और जो एयर इनहेल किया उस एयर में क्या है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, और नाइट्रोजन का भी कंपोनेंट है। तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जा रहा है। इट्स नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। ये जो नाइट्रोजन है ये हमारी बॉडी के लिए
बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसको बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो रिएक्शन करके हमेशा हार्मफुल कंपोनेंट्स ही बनाएगा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सब क्या है भाई, हम प्लांट्स तो है नहीं कि नाइट्रोजन को फिक्स कर लेंगे। पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है आप सबने। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन को प्लांट्स फिक्स कर लेते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू। अजोटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक आपने पढ़ा होगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो राइजोम होता है, तो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स 3 तरह से किया जाता है। एक तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग ऑफ द, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो थंडरिंग और लाइटनिंग के थ्रू वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है। बोलते हैं ना बिजली गिर गई तो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो गई। जब वो ज़मीन के अंदर चली गई तो किसने ऑब्जॉर्व किया उसको, प्लांट्स ने। कौन से प्लांट्स ने, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, जिनमें आपकी सारी लेंटिकल्स वगैरह हैं, जिनमें पल्सेस होती हैं, मसूर की दाल वगैरह जो आपकी है, तो ये सब किससे डेवलप हुए, नाइट्रोजनस प्लांट्स कहलाते हैं। राइजोबियम काम करता है, लेग्यूम्स बन जाते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के। ये आपने टॉपिक अलग है, सिर्फ नाइट्रोजन का जिक्र आया इसलिए मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल याद दिलाया, एक बार रिकॉल कराया। अब जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर गया, ये यूज़फुल नहीं है, उसको तो बाहर निकलना है। तो ये 3 फॉर्म्स में कंपोनेंट्स बॉडी के अंदर बनते हैं। कुछ में अमोनिया बनता है, कुछ में यूरिया बनता है, कुछ में यूरिक एसिड बनता है। इस बेस पे एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। कुछ अमोनिया अपनी बॉडी में बनाते हैं, कुछ अपनी बॉडी में यूरिया बनाते हैं, कुछ अपनी बॉडी में यूरिक एसिड्स बनाते हैं। उसी हिसाब से इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका वेस्ट है वाटर। अब वाटर तो वैसे भी हमारी यूरिन के थ्रू वेस्ट निकल जाता है, लेकिन वाटर चूँकि ऐसा कंपोनेंट है जो पूरी बॉडी में 70% फ्लूइड के फॉर्म में भरा हुआ है। वाटर कैसा कंपोनेंट है, जो बॉडी में 70% फ्लूइड आपका भरा हुआ है, तो वाटर तो हर वेस्ट के साथ बाहर जाना है, चाहे वो आपका डिफिकेशन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीशन हो, जो भी है सारे के साथ आपका वाटर वापस बाहर रिमूव होना है। तो वाटर सेकंड कंपोनेंट आ गया। थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी बैकबोन में दिक्कत है आज, मैं ऐसे बार तिरछी हो रही हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए। आयंस तो हैं ही बॉडी में आपके। सॉल्ट्स आपके हैं, बाइल सॉल्ट्स आपने पढ़े ही होंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आपका फॉस्फेट रिलीज होगा। तो ये सब आपके आयंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में, नहीं तो इनकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो एक्स्ट्रा आयंस भी आपकी बॉडी से रिलीज होंगे। चौथा मैंने क्या लिखा है, क्रिएटिनिन लिखा है। सबसे ज़्यादा आपका क्रिएटिनिन है जो किडनी पर इफेक्ट डालता है। जब आप किसी का सुनते हैं किडनी फेलियर हो गया, तो उसमें सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो क्रिएटिनिन चेक किया जाता है और पोटेशियम चेक किया जाता है कि पोटेशियम लेवल बैलेंस्ड है कि नहीं, और किडनी में क्रिएटिनिन बैलेंस्ड है कि नहीं। क्रिएटिनिन अगर बैलेंस्ड नहीं है और पोटेशियम कम ज़्यादा है तो किडनी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो ये हमारे नाइट्रोजनस कुछ वेस्ट हैं जो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स क्या हैं आपके, सारे ये जो भी अपन ने शॉर्ट में लिए। मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीशन बनता है। अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो एक्सक्रीशन होगा आपकी बॉडी में, नहीं होगा। केमिकल रिएक्शंस जब काम करेंगी तो कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स बने, कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स बने, और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। उनको बॉडी से रिमूव होना है, बाहर जाना है, निकलना है उनको। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया रिएक्शन आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इनसाइड में अब एक चीज़ और आप देखेंगे, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। और भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कल बताए थे, अमीनो एसिड्स का भी बताया था, ग्वानिन का भी बताया था, आपको याद हो। तो कुछ एनिमल्स क्या वेस्ट फॉर्म में निकालते हैं, अमोनिया। कुछ एनिमल्स क्या निकालते हैं, यूरिया। और कुछ एनिमल्स क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। 3 मेन हार्मफुल कंपोनेंट्स। किसी की बॉडी में यूरिया के फॉर्म में निकलेंगे, किसी की बॉडी में यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलेंगे, और किसी की बॉडी में अमोनिया के फॉर्म में निकलेंगे। तो ये सारे जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं आपके, उस बेस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। एनिमल्स भी आपके 2 तरह के हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। उनको वर्टिब्रेट्स भी कहेंगे या फिर इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे।
इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स जो है आपके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीरेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये सारे कैसे फाइलम्स हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स, लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स हैं। और लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में किडनीज डेवलप नहीं होती, इनके में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशल नहीं होता, या तो ये बॉडी सरफेस से रिमूव करते हैं या ये ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज करेंगे, या इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, कॉक्सल ग्लैंड्स, सुने हैं आपने सारे नाम, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने 9th-10th में पढ़ी हुई हैं। तो जो इनका बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूवल होना है, दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए इनमें जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होगा ये 4-5 चीज़ों से होता है। प्रोटोजोआ वगैरह पोरिफेरा में किससे होगा, बॉडी सरफेस से रिमूव हो जाएंगे ना कि नहीं। अमीबा क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करता रहता है, तो अमीबा ने फूड कैसे लिया, सीडोपोडिया डेवलप किया, सीडोपोडिया ने फूड को कैप्चर किया, फूड अंदर आया, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा आप सबने। एंडोसाइटोसिस मतलब फूड को अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस मतलब फूड को, वेस्ट फूड को बाहर निकालना। तो एक को हम बोलते थे सेल ईटिंग, एक को हम बोलते थे सेल वोमिटिंग, सेल खाना ले रही है और सेल वोमिट करके बाहर निकाल रही है। उसके भी 2 प्रोसीजर्स पढ़े होंगे आपने, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है, ये नीट के सारे क्वेश्चंस हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चंस इस तरह के ही आते हैं। आप जो भी एग्जाम्स देंगे तो कुछ नॉर्मल नहीं आएगा कि किडनी क्या है, हार्ट क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सम कॉम्प्लिकेशंस आ गए, कुछ ना कुछ घुमा के पूछा जाएगा। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है पता है कि मैं बताऊँ, नहीं पता, 1 मिनट बता देती हूँ। जो चीज़ टॉपिक के बीच में आ जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, जो साथ में आ रहा है वो भी आपके काम आ जाएगा, इसलिए मैं आपको हर चीज़ तुरंत बताने की कोशिश करती हूँ। फेगोसाइटोसिस मतलब व्हेन वी इनटेक सॉलिड फूड, नॉट वी, अमीबा, अमीबा जब सॉलिड फूड को अंदर लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स पढ़े थे सेल में, फेगोसोम्स शब्द सुना होगा। तो फेगोसाइटोसिस क्या है, जब अमीबा सॉलिड फूड अंदर लेता है तब वो प्रोसेस कहलाती है फेगोसाइटोसिस। जब अमीबा लिक्विड फूड अंदर लेता है ये प्रोसेस कहलाती है पिनोसाइटोसिस। क्लियर होगी बात। एंडोसाइटोसिस के और एक्सोसाइटोसिस के पार्ट्स समझ में आ गए। एंडोसाइटोसिस के 2 पार्ट्स, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सॉलिड फूड को अंदर लेना फेगोसाइटोसिस, लिक्विड फूड को अंदर लेना पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में कोई पार्ट्स नहीं है, वो तो सेल वोमिटिंग कहलाता है कि सेल ने खाना जो वेस्ट था वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। तो प्रोटोजोआ पोरिफेरा वगैरह में कैसे हुआ, बॉडी सरफेस से हुआ एक्सक्रीशन। उसके बाद आपका प्लेटिहेल्मिंथेस आ गया, प्रोटोजोआ पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा में भी बॉडी सरफेस से ही होगा। प्लेटिहेल्मिंथेस में क्या होगा, फ्लेम सेल्स, सुना है नाम आपने। प्लेटिहेल्मिंथेस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, फ्लेम सेल से। फ्लैटवर्म सुना है, वर्म, फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं प्लेटिहेल्मिंथेस के। तो उसमें किससे होगा, फ्लेम सेल से होगा। प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद आपका एस्केल्मिंथेस आएगा, इसमें किससे होगा, जोर से बोलिए, हाँ ठीक है। उसके एस्केल्मिंथेस के बाद क्या आया, एनालिडा। एनालिडा में किससे होगा, अभी नेफ्रिडिया वर्ड आ रहा था, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया से एक फाइलम पहले आ जाएगा। और नेफ्रिडिया डेवलप्ड पार्ट है, तो नेफ्रिडिया किस में आया, एनालिडा में। अर्थवर्म्स वगैरह में जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, नेफ्रिडिया से। एनालिडा के बाद ऑर्थोपोडा, कॉक्सल ग्लैंड्स पढ़ा है आपने, कौन सी ग्लैंड्स, और दूसरा नाम क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स किस में है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें एंटीनाज निकले होते हैं ज़्यादातर, वो अपने एंटीना से ग्रीन सिग्नल्स देते हैं, ग्रीन लाइट के सिग्नल्स देते हैं, जिससे कि वो टकराए ना। भाई पानी के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा ना एनिमल्स को, पानी के अंदर है, वॉटरी एनिमल्स हैं, मराइन एनिमल्स हैं। तो जब ये इंसेक्ट्स आपके जो होते हैं ये अपने एंटीनास के पास से ग्रीन लाइट इमिट करते हैं, ग्रीन लाइट निकालते हैं, दैट्स वाई क्या कहा जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स। और कॉक्सल ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑर्थोपोडा हो गया। अब एकाइनोडर्मेटा में किससे होगा, एकाइनोडर्मेटा में कैसे होगा, बताओ बताओ, एक चीज़ आप पे छोड़िए, एकाइनोडर्मेटा नहीं बताऊंगी, ये होमवर्क है। जैसे कल एक होमवर्क दिया था मेटानेफ्रिक, आज ये होमवर्क है एकाइनोडर्मेटा में कैसे होता है एक्सक्रीशन। सारा का सारा मैं ही बताती हूँ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में मेन 3-4 चीज़ें हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया,
बॉडी सरफेस, कॉक्सल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, फ्लेम सेल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हो गए आपके लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स। हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में किस किस थ्रू डेवलप ये एक्सक्रीशन होना है? किडनी डेवलप हो जाएगी, बॉडी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं किडनी आपका काम करेगा। अब जो मैं टॉपिक समझाने जा रही थी, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म उन एनिमल्स में होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी है। जिन एनिमल्स के पास बहुत ज़्यादा पानी है, यानी कि जो मैक्सिमम एनिमल्स वाटर में रहते हैं, उन सब में अमोनिया बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अमोनिया बनने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अमोनिया बनने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए। अमोनोटैलिज्म किसमें होगा? जिनमें एक्सेस ऑफ वाटर होगा। अमोनोटैलिज्म में कल मैंने एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दिए थे, जल्दी से बताइए। अमोनोटैलिज्म में कल मैंने पॉइंट्स लिखवाए भी थे, एग्जाम्पल्स दिए थे, जल्दी से बताइए जो लोग कल क्लास में थे। अभी जैसे अभी बताना पड़ेगा, 2 मिनट सोच लीजिए जब तक मैं टॉपिक आगे बढ़ा रही हूँ। अमोनोटैलिज्म मतलब जिनकी बॉडी का वेस्ट क्या है? अमोनिया। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक एनिमल्स। और ये प्रोसीजर कहलाता है अमोनोटैलिज्म। प्रोसीजर क्या कहलाएगा? जल्दी से बोलिए, याद हो जाएगा आपको अभी। प्रोसीजर क्या कहलाएगा? अमोनोटैलिज्म। एनिमल्स क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक एनिमल्स। इनकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। और जनरली कौन से एनिमल्स हैं ये? वाटरी एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी चाहिए अमोनिया बनने के लिए, तो ये पानी वाले एनिमल्स हैं, तो ये आराम से अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है अमोनोटैलिज्म। अब बताइए एग्जाम्पल्स, कौन कौन रहते हैं पानी में? कल फाइलम्स के लिखवाए थे, बताइए। नीरज बताइए। और कल क्लास में किसने नोट किया था? नरेंद्र बताइए। नहीं लिखा था कल? तो बताइए कहाँ रेस्ट? स्पॉन्जेस, कोरिफेरस, प्रोटोजोअन्स हो गए, एस्केरिस हो गए, और बोनी फिशेस। फिशेस मेन है, 2 तरह की फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। एक की बॉडी कार्टिलेज की बनी होती है और कुछ फिशेस की बॉडी बोनी होती है। एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रिकथीस, एक को हम बोलते हैं ऑस्टिकथीस। ठीक है, ऑस्टिकाइथस भी कुछ लोग बोल देते हैं, कॉन्ट्रिकाइथस भी बोल देते हैं। दूसरे फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो ऑस्टिकथीस और कॉन्ट्रिकथीस भी उनको कह सकते हैं। अमोनिया रिलीज करने वाले जनरली होंगे मैराइन एनिमल्स। फिर ये कैसा है? मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है। नीट में क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। फिर आता है यूरियोटैलिज्म। यूरिया किसका वेस्ट है? मेन हम लोगों का, ह्यूमंस का, और जो सीनियर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। हाँ, मैमल्स का टेरेस्ट्रियल कौन होगा? जो ज़मीन में रहते हैं। तो जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होंगे तो उनका वेस्ट क्या होगा? यूरियोटैलिज्म कहेंगे। यूरिया नॉर्मल है, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है ना कम टॉक्सिक है, कि नॉर्मल रेंज का काम, ना तो ज़्यादा टॉक्सिक है ना कम टॉक्सिक है, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए। इसके बाद आपको आता है यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म मतलब जिनकी बॉडी का वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलेगा। जिन एनिमल्स की बॉडी का वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलेगा उसको हम बोलेंगे यूरिकोटैलिज्म। ये कैसा है? लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक प्रोडक्ट है और सबसे कम पानी चाहिए। एसिड फॉर्म में जो निकलेगा उसको वाटर वैसे भी नहीं चाहिए, एसिड में तो वाटर मिक्स नहीं होता ना ज़्यादा, तो जो एसिड फॉर्म में निकल रहा है उसको क्या चाहिए? लीस्ट वाटर चाहिए, सबसे कम पानी चाहिए। और दूसरी चीज़ लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है। तो बाहर कुछ निकल रहा है, शोर। ठीक है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म समझ में आया? अमोनोटैलिज्म animals which excrete their waste product in the form of ammonia, they are called
a monotelic animals, and this process is called a monotelism. Ureotelism, the animals which excrete their waste product in the form of urea, and this process is called ureotelism. Uricotelic, the animals which excrete their waste product in the form of uric acid, this procedure is called यूरिकोटेलिज्म. सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें. मैं अच्छा, अब मैंने कल बताया था ड्यूल, क्या शब्द बताया था? ड्यूल एक्सक्रीशन. कुछ साइंस में आपको अपवाद और एक्सेप्शंस तुरंत मिलेंगे. साइंस में जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि ये है तो है. साइंस में तुरंत चीज़, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चेंज नहीं कर सकते. हालांकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आजकल नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस में आपको तुरंत अपवाद मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा कि मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स नॉन मोटाइल हैं जो चलते फिरते नहीं हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मोटाइल हैं जो चलते फिरते हैं. ज़्यादातर सारे चलते हैं एनिमल्स केवल, लेकिन अपवाद आ गया स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल. एक्सेप्शन आ गया कि नहीं आ गया? सारे प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं. सारे प्लांट्स क्या हैं? नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्लांट्स में क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, दो ऐसे एल्गी हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. दे आर मोटाइल. तो एक्सेप्शंस आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे ही यहाँ पर ये तीन पार्ट्स में तो बांट दिया गया, मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म. बट स्टिल सम ऑर्गेनिजम्स शो ड्यूल एक्सक्रीशन. कौन है उसमें? अर्थवर्म. अर्थवर्म अगर पानी में है, उसके पास बहुत ज़्यादा पानी है तो वो अमोनिया रिलीज कर देगा. अर्थवर्म अगर ज़मीन पर है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ गया, तो वो क्या कर देगा? यूरिया रिलीज करने लगेगा. ऐसे टैडपोल है आपका, फ्रॉग अडल्ट स्टेज है, टैडपोल आपका क्या रिलीज करेगा? अमोनिया. और फ्रॉग जब अडल्ट आ जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? यूरिया. तो ये क्या कहलाता है? ड्यूल एक्सक्रीशन. मतलब एक ही एनिमल दो तरह से एक्सक्रीशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं. क्या ऊपर लिखूं? यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दीजिए. यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है? इंसेक्ट वगैरह, बर्ड्स वगैरह. इंसेक्ट्स और ऑर्निथिन साइकिल पढ़ा है? चारों चीज़ें समझ में आई हैं. मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म और ड्यूल एक्सक्रीशन. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट अमीनो एसिड्स भी होता है. वो कुछ कल लिखवाया था मैंने, सारे पॉइंट्स कल लिखवाए थे. खोल लीजिए आप पॉइंट्स जहाँ लिखी हो, कॉपियाँ गायब है क्या? कुछ एनिमल्स का वेस्ट अमीनो एसिड्स के फॉर्म में भी होता है. जैसे कि आपका प्रोटीन ब्रेक हुआ, तो प्रोटीन ब्रेक होने के बाद क्या कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन ब्रेक हुआ तो प्रोटीन क्या कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन ब्रेक होगा तो क्या कन्वर्ट करेगा? पहले लिपिड करेगा, फिर डायरेक्ट अमीनो एसिड्स में आ जाए. प्रोटीन पहले, लिपिड, लिपिड के बाद अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स जब ज़्यादा हो जाता है, अमीनो एसिड्स क्या है? चेन्स हैं. कितने होते हैं लगभग इसमें? 20 होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या होते हैं 20? 20 क्या होते हैं? काय के मॉलिक्यूल होते हैं 20? नीट की क्लास पढ़ रहे हैं, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है. 20 की चेन्स होती है अमीनो एसिड्स की. तो कौन से कितने 20 क्या होते हैं इसमें? अमीनो एसिड्स. 2 होमवर्क हैं. नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें, फास्फेट ग्रुप होते हैं, शुगर होती है. पॉलीसेकेराइड्स से बनते हैं सारे, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, सुना है ना आपने? तो ये अमीनो एसिड्स की चेन्स बनती है. 20 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें. अमीनो एसिड कौन रिलीज करता है? कुछ मोलस्क. कौन रिलीज करता है? कुछ मोलस्क और स्टारफिश.
स्टारफिश का नाम सुना है? तो गाइरोडर्मेटा का है आपका एस्टेरिसिस, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो क्या रिलीज़ करते हैं ये? अमीनो एसिड्स रिलीज़ करते हैं। एक और वेस्ट प्रोडक्ट मैंने बताया था कल, ग्वानिन। ग्वानिन कहाँ से आया? डीएनए पढ़ा है आप सबने। डीएनए में 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स होती है, 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स। एडेनिन ग्वानिन 2 प्यूरिन्स है, साइटोसिन और थाइमिन 2 पिरिमिडिन्स है। आरएनए में थोड़ा सा चेंज है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन तक तो कॉमन है, थाइमिन की जगह उसमें यूरेसिल आ जाता है। तो ये आपके जो 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स है, टोटल क्या हो गया? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल। अब आपका जो ग्वानिन है ये वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में काम करता है। कौन रिलीज करता है ग्वानिन? स्पाइडर। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कौन रिलीज करता है ग्वानिन? स्पाइडर। स्पाइडर की बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकलता है? ग्वानिन के फॉर्म में निकलता है। एक और शब्द कल मैंने बताया था, TMO, ट्राई मिथाइल, जल्दी बताओ, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, लिखा है ना, शाबाश। TMO कौन रिलीज करता है? बताइए। पानी की बोतल है किसी के पास? TMO, ट्राई मिथाइल अमीनो एसिड्स, कौन रिलीज करता है? TMO। मॉलस्क्स और क्रस्टेशियंस और सम टीलोइस्ट फिशेस, कौन रिलीज करता है? मोलस्का, कुछ मोलस्का, कुछ क्रस्टेशियंस, सम क्रस्टेशियंस, सम मोलस्का और कुछ टीलोइस्ट फिशेस, ये TMO रिलीज करता है। ये सब मेनली आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट क्लियर हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सक्रीशन कहाँ है, क्या है, कहाँ से आया, एक्सक्रीटरी वेस्ट मेन कौन से होते हैं, किस तरह के एनिमल्स काम करते हैं, और एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं। बता दूँ ये? अब पढ़ना है आपको किडनी। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में, मैमल्स के, ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस की किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में लिखेंगे। ओरली 2-3 पॉइंट्स कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा था, सिस्टम पढ़ चुके हैं। उसके बाद को रेस्पिरेशन पढ़ा था, लंग्स से आप फ्री हो चुके। उसके बाद मैंने आपको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ाया था, तो आप हार्ट से फ्री हो गए। अब चौथा नंबर आना है आपका किडनी। किडनी आपकी बॉडी में कितनी है? 1। कलर रेडिश ब्राउन। कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। शेप इसका बीन शेप। सबने सेम द बीज देखा है? बीन शेप। किडनीज आपकी एसिमेट्रिकल होती है। सिमेट्री मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब दो चीज़ें अगल बगल होती हैं, बिल्कुल समानांतर होती हैं, तब उसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। जब कोई चीज़ ऊपर नीचे है, नॉट समानांतर, तब उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। ए वर्ड जहाँ भी आ जाएगा मतलब वो चीज़ नहीं है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, डीन्यूक्लिएटेड लिखते हो आप, तो डीन्यूक्लिएटेड का मतलब है डीन्यूक्लिएटेड क्यों लिख देते हो? कोई रीज़न नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो डी वर्ड का मतलब एब्सेंट होता है क्या? मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसको शॉर्ट में क्या लिख दिया? डीन्यूक्लिएटेड। डिवॉइड ऑफ वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट होना, कोई चीज़ नहीं है, तो उसको अपन ने लिख दिया डीन्यूक्लिएटेड। कहीं कहीं ई न्यूक्लिएटेड भी लिखा हुआ होता है। तो शब्दों को आपको समझ में आना चाहिए। कोई चीज़ आप तभी रट सकते हैं जब आपको शब्दों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये शब्द का मतलब क्या होता है। ये एसिमेट्रिकल आ गया, रट तो लिया आपने। अब आपको ये नहीं पता कि एसिमेट्री होती क्या है। तो हमें हमेशा जब आपको नीट की स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है, बायो अच्छे से पढ़ना है, तो आप शब्दों पर जाया करें।
शब्दों का, जैसे मैंने मेटानेफ्रिक वर्ड आया, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ हमारी किडनी कहाँ होती है, सीलोम के बाहर होती है। उससे रिलेटेड वर्ड है आपका, अभी एक और आएगा, रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी कैसी होती है? रेट्रोपेरिटोनियल होती है। ये दो शब्द कल आपके होमवर्क में है। मेटानेफ्रिक का मतलब मैं पूछूंगी आपसे, और रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब भी पूछूंगी। किडनी के बारे में सारी चीज़ें। एसिमेट्रिकल समझ में आया? एक किडनी थोड़ा सा ऊपर, एक किडनी थोड़ा सा नीचे। कौन से साइड के ऊपर और कौन से साइड के नीचे होती है तो आपको पता है। लिवर किस साइड है? लिवर लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड हार्ट टिल्टेड, पढ़ा था। लिवर कहाँ है? राइट साइड। तो राइट साइड की किडनी को लिवर धक्का मारता है। राइट साइड की किडनी को, नो टॉकिंग, राइट साइड की किडनी को लिवर थोड़ा सा धक्का मारता रहता है तो थोड़ा सा दब जाता है, और लेफ्ट साइड की किडनी उसी पोजीशन में होती है। तो किडनी कैसी है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। उसके बाद एसिमेट्रिकल तो हो गई, मेटानेफ्रिक होती है किडनी। मेटानेफ्रिक से मतलब है किडनी में डेवलपमेंट होता रहता है। किडनी का स्ट्रक्चर फिक्स तो नहीं होता, वाटर कंपोजिशन के हिसाब से, यूरिन बनने के हिसाब से, बॉडी के वेस्ट के हिसाब से, आपका फूड हैबिट्स क्या है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, कितना बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से किडनी आपकी कैसी है? मेटानेफ्रिक है। ठीक है। और क्या होती है? रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब आउटसाइड द सीलोम। सीलोम के बाहर होती है। वन पेयर किडनी, साइज किडनी का कितना कितना होता है देखिए। किडनी का वेट लगभग 120 से 150 ग्राम के बीच में फिक्स वेट की बात हो रही है। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 150 ग्राम। कहीं कहीं फिक्स 120 भी लिखा होता है, और मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही होता है साइज में। तो आप एक एवरेज लिख लीजिए, 120 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में आपका किडनी का वेट होता है। लेंथ आती है क्लास के बीच में टॉकिंग ना करें आप लोग प्लीज। लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग आपकी किडनी लंबी होती है। विड्थ कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट बुक्स में कभी कभी लिखा होता है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये जो ऑर्गन्स के शेप और साइज होते हैं इनको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, थोड़ा सा माइनर इनमें चेंजेस होता ही होता है। तो इसलिए आप हमेशा एवरेज चीज़ नोट करिए, एवरेज चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लेंथ 10 से 12 से ज़्यादा नहीं जाएगी। विड्थ 5 से 7 से ज़्यादा इसी के बीच में रहेगी। किसी की 5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी। अब क्या आता है, क्या बचा इसमें से? एक और चीज़, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, थिकनेस। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी। क्लियर हो गया? किडनी कैसे है? वन पेयर में डायग्राम बनाती हूँ उसके बाद में। किडनी कितनी है? 1 पेयर किडनी, एक पेयर में है, दो है। रेडिश ब्राउन कलर है इसका, वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। वी शेप्ड मतलब बिल्कुल सेम के बीच जैसा। एसिमेट्रिकल पोजीशन, एक थोड़ी सी ऊपर, एक थोड़ी सी नीचे। राइट साइड की कितनी होगी? थोड़ी नीचे होगी, लेफ्ट साइड की थोड़ी सी ऊपर होगी। मेटानेफ्रिक पोजीशन है और रेट्रोपेरिटोनियल इनकी पोजीशन है। अब मैं इसका डायग्राम आपको बनाती हूँ।
बड़ी छोटी बन के चलता है, बड़ी छोटी दो होती है। सही बन गई। You should remember something. So be attentive. किडनी आपकी, मैंने अभी रफली मेन किडनी का डायग्राम अभी इधर बनाते हैं। किडनी कितने हैं? 1 पेयर में, रेडिश ब्राउन कलर, बी शेप। ये अंदर की साइड से आपकी जो होती है कॉन्केविटी लिए होती है। कैसी होती है? कॉन्केविटी। लेंसेस पढ़े हैं आपने, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये अंदर की साइड से क्या होती है? कॉन्केविटी ली होती है इसमें। और इस साइड से क्या होगी? कॉन्वेक्स होगी। कॉन्वेक्स है इस साइड से कि नहीं है? एक साइड से किडनी कॉन्वेक्स होगी और अंदर की साइड से जहाँ से ये हाइलस निकला होगा वहाँ से क्या लिए होगी? कॉन्केविटी लिए होगी। जहाँ पर एक कॉन्केविटी लिए होगी वहाँ पर एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक ही गड्ढा जैसा होगा और धब्बा जैसा होगा। इसको हम बोलेंगे हाइलस। कहीं कहीं हाइलस बोलते हैं, कहीं कहीं हाइलम भी लिखा है। दोनों ठीक है, आप हाइलस भी बोल सकते हैं, आप उसको हाइलम भी बोल सकते हैं। तो कॉन्केविटी जहाँ से लिए है वहाँ से क्या निकल रहे हैं? 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिनको हम बोलेंगे यूरेटर्स। यूरेटर्स का काम क्या होता है? यूरिन को नीचे लाना। किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का और यूरिन बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई, तो यूरेटर्स यूरिन को कैरी करके कहाँ तक ला रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करके छोड़ दिए। ब्लैडर में कलेक्ट रहेगा। ब्लैडर में आपके इंस्पेक्टर्स काम करते हैं। इंस्पेक्टर शब्द सुना है? जैसे मैंने अपर्चर बताया था उस दिन हार्ट पढ़ाते समय। अपर्चर शब्द का मतलब होता है जो चीज़ खुल जाए और बंद हो जाए। जैसे अपना माउथ है, परमानेंट तो खुला नहीं होता कि मैं खोले ही बैठी हूँ, बंद कर लिया, खोल लिया। जब हमें खाना खाना है हमने खोल लिया। अपर्चर मीन्स वो चीज़ जो खुल जाए और बंद हो जाए, कंडीशनल। जब नीड है तब वो खुल जाए, जब नीड नहीं है तब वो बंद हो जाए। तो माउथ हमारा ये लिप्स कहलाते हैं ट्रांसवर्स अपर्चर। ट्रांसवर्स मतलब आड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा। ऐसे ही आपका इंस्पेक्टर्स आपके एनस में और ये जहाँ यूरेथ्रा होता है वहाँ आपके इंस्पेक्टर्स कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर इंस्पेक्टर्स नहीं होंगे तो पूरी यूरिन परमानेंटली रिलीज हो रही है, स्टॉप ही नहीं होगी। अगर एनल इंस्पेक्टर नहीं होगा तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल है परमानेंट बाहर निकल रहा है, कंट्रोल हो पाएगा। तो इंस्पेक्टर्स का काम क्या है? अपर्चर्स की तरह होते हैं। जब प्रेशर आया ब्लैडर पे, ब्लैडर फुल हो गया, ब्लैडर में पूरी तरह से भर गई यूरिन, एकदम फुल है, हमको फील होता है कि हमको यूरिन पास करनी है, तो हम यूरिन पास करके फ्री हो जाते हैं। तो ये इंस्पेक्टर ही कंट्रोल करता है कि ब्लैडर का यूरेथ्रा का जो पोर है वो कब खुलेगा और कब बंद होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एनल एनस में है तो एनल इंस्पेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर आपके यूरिनरी ब्लैडर में भी होते हैं, तो ये इंस्पेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो आपके मेन जो सिस्टम, अभी इसके अंदर बहुत डीप चीज़ें पढ़नी है, नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे या पिरामिड्स पढ़ेंगे, अभी बता रही हूँ मैं जस्ट आगे। किडनी आपका जो सिस्टम में है, यूरिनरी सिस्टम भी बोलेंगे इसको आप, या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलेंगे। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है केवल हमारी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो मेन आउटर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको मोटा मोटा समझेंगे तो कितनी चीज़ें हैं? कितनी चीज़ें हैं? 4। पहली 2 किडनी, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1 पेयर ऑफ किडनी, एसिमेट्रिकल इन पोजिशन, कलर रेडिश ब्राउन कलर और बी शेप्ड स्ट्रक्चर और मेटानेफ्रिक और रेट्रोपेरिटोनियम और साइज में लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3,
सेंटीमीटर, और इसका वेट कितना है 120 ग्राम से 150 ग्राम। किडनी की एक तरफ कॉन्केविटी है जहाँ से हाइला से आइलम से क्या निकले, 2 यूरेटर्स निकले। यूरिन कलेक्ट करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में करेंगे। ब्लैडर से क्या निकल आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिमूव हो जाएगी। अब मैं यहाँ आपकी थोड़ी सी किडनी बनाती हूँ, थोड़ी सी नहीं पूरी सी बनाती हूँ, छोटी सी किडनी बनाती हूँ। मतलब शब्दों पर मत जाएगी, भावनाओं को समझ। और डायग्राम्स की भी सुंदरता पे ना जाइए ना, क्योंकि अगर डायग्राम सुंदर बनाने लगे तो हो गई क्लास, फास्टली जल्दी जल्दी बनाने होते हैं। बन जाओ एक बार, उस तरफ से बना रहे, कॉन्वेक्स साइड इस तरफ कर देती हूँ। अब बने अच्छा, और छोटी बना दूँ, बड़ी तो बनाने की समझाने ही पड़ेगा। ये आपकी एक किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, एक चीज़ बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, कल थोड़ा सा बताया तो उसी को रिवाइज भी कर लें। किडनी के सबसे शेप ठीक है, बी शेप दिख रहा है कि नहीं लग रहा है, बी शेप लग रहा है ना, थोड़ा सा चल रहा है, समझने में तो समझ में आना चाहिए। सबसे बाहर की जो किडनी की लेयर है, किडनी को प्रोटेक्शन देने के लिए कैप्सूल होता है, उसका नाम है रीनल कैप्सूल। किडनी की हर चीज़ को प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था पेरिकार्डियम, फ्लूइड भरा होता है, हार्ट उसमें फ्लोट करता रहता है जिससे कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करे। अब किडनी भी तो सॉफ्ट ऑर्गन है कि नहीं है, बहुत डेलिकेट है, बहुत सारा काम करती है, बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो किडनी का जो आउटर ये आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला साइड वाला बेटा दो, यहाँ लिखने की जगह हो जाएगी। किडनी का जो ये पार्ट है ये कहलाएगा रीनल कैप्सूल। रीनल शब्द जहाँ भी आएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, रीनल शब्द का मतलब है किडनी। हेपेटिक वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब है लीवर। हेपेटिक वर्ड किससे कनेक्टेड है, लीवर की बात हो रही है। कार्डियक वर्ड किससे कनेक्टेड है, हार्ट की बात हो रही है। रीनल वर्ड किससे कनेक्टेड है, किडनी की बात हो रही है। और एक और क्या छूट गया, हेपेटिक, रीनल, कार्डियक और पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड अगर आएगा तो किसकी बात होगी, लंग्स की बात होगी। तो यहाँ पर बाहर का कैप्सूल किडनी का है तो हम उसको क्या नाम देंगे, रीनल कैप्सूल। काय का बना होता है ये आपका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, आप सबको पता है। रीनल कैप्सूल एक कवर्ड किए होता है जिसका नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, ऊपर का स्ट्रक्चर रीनल कैप्सूल। फिर क्या आएगा इसके बाद, जल्दी बताइए दिलीप और नीरज बताओ। एडिपोज टिश्यू की एक लेयर बनी होगी। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट। एडिपोज टिश्यू काहे को बनाता है, फैट टिश्यू को, उसका नाम क्या होगा, एडिपोज टिश्यू की जो लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, फैट सेल से बना एक एडिपोज टिश्यू होगा। जल्दी बताइए। रीनल, बात किडनी की है तो रीनल तो आना ही आना है। उसके बाद आउटर कवरिंग कहलाएगी रीनल कैप्सूल। अब ये एडिपोज टिश्यू का बना है या फैटी टिश्यूज का बना है, सेकेंड पार्ट क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। फैट टिश्यू का बना है तो रीनल फैसिया, कल बताया था रीनल फैसिया। आउटर कवरिंग कैप्सूल, फिर फैटी टिश्यू का बना है रीनल फैसिया। फिर और एक और चीज़ क्या है, जल्दी बताइए, टाइम कितना हो गया।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अपने हिसाब से जो कल बताया भी था फिर भी कंफ्यूज हो। रीनल फेसिया सबसे अंदर का पार्ट कहलाएगा जो फाइबर्स का बना होता है, फाइबरस होगा। ये रीनल कैप्सूल था, ये एडिपोज टिश्यू का जो बीच का पार्ट होगा, बीच में लिख दूं, यहाँ बीच का ऊपर लिख दूं, इसको हम बोलेंगे एडिपोज कैप्सूल। क्या बोलेंगे? फैट टिश्यू का बना है ये बीच का पार्ट। ये हो गया रीनल फेसिया। 3 चीजें हो गई, अभी कॉर्टेक्स मेडुला पे नहीं आया। किडनी का मेन स्ट्रक्चर पहले 3 चीजों से बना है। सबसे बाहर की कवरिंग रीनल कैप्सूल, उसके बाद बीच में जहां पर फैटी टिश्यू है, रेड से बना देती हूँ मैं, फैटी एडिपोज टिश्यू कहलाता है। दूसरा कैप्सूल जो और अंदर का कैप्सूल के एक बाहर का कवरिंग हुआ, एक अंदर की लेयर हुई खोली हुई कि नहीं उसकी, वो क्या कहलाएगा? रीनल कैप्सूल पहला, दूसरा एडिपोज कैप्सूल। और इनके बीच के बाद जो अंदर की लेयर है वो क्या कहलाएगी? रीनल फेसिया। वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। 3 चीजें समझ में आई। फिर आता है आपका कॉर्टेक्स और मेडुला। ये बाहर का पार्ट जो किडनी का होगा, ब्लू से बना देते हैं। ये बाहर का पार्ट क्या कहलाएगा? रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा? रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के बाहर का स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग जो है। अंदर का पार्ट क्या कहलाएगा? ये रीनल मेडुला। क्या कहलाएगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर्स की बात सबसे पहली मेम्ब्रेन, रीनल कैप्सूल। साथ साथ बोला करिए, जब आपसे पूछे तो आप थोड़ा जवाब तो दीजिए एटलीस्ट। सबसे बाहर की लेयर रीनल कैप्सूल, उसके बाद एडिपोज टिश्यू की कवरिंग है, क्या कहलाएगा? एडिपोज कैप्सूल कहलाएगा। फिर अंदर एक और जो परत साथ में है उसके अटैच, वो क्या कहलाएगा? रीनल फेसिया कहलाएगा। उसके बाद किडनी को 2 पार्ट्स में बांटा गया। बाहर का पार्ट कहलाएगा रीनल कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट कहलाएगा रीनल मेडुला। और ये जो पोर्शन होता है, ये जो गड्ढा जैसा बनाया है मैंने, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ये आपका कहलाएगा रीनल पेल्विस। थोड़ा सा बड़ा कर दूं। रीनल पेल्विस। अब किडनी में जो आपका ब्लड लाएगी, कहाँ से एंटर? पेल्विस पार्ट से एंटर करती है किडनी में। आपके जो ब्लड लाएगी, उसका नाम होगा रीनल, क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। किडनी में जो ब्लड ला रही है उसका नाम रीनल आर्टरी। आर्टरी से आओ, बाहर जो ले जाएगी रीनल वेन, वापस जाओ, ऐसे याद रखें। आर्टरी ब्लड लाती है तो रीनल आर्टरी आओ, रीनल वेन वापस जाओ। जो यहीं से पेल्विस पार्ट से ही वापस ले जाएगी। एक ब्लड अंदर ला रही है, ऐसे एरो बना दिया, यहीं पेल्विस पार्ट से एक ब्लड बाहर ले जा रही है, उसका नाम ऊपर लिख दो, नीचे कहाँ जाए? रीनल, बता दो, उसको हम बोलेंगे रीनल वेन। जैसे जो वेन, जैसे हेपेटिक लिवर में ले जाएगी तो हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी। किडनी में ला रही है तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इस तरह से। और ये कहाँ से एंटर करती है? पेल्विस पार्ट से, इसीलिए उसको रीनल पेल्विस वर्ड मैंने लिखा है, पेल्विस पार्ट से एंटर करेगी। अब इसमें आपका क्या है? टाइम हो गया शायद। Stop talking. अब इसमें छोटे छोटे पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स या फिर रीनल पिरामिड्स भी बोल सकते हैं। किडनी की बात होगी तो रीनल तो आप कहीं भी लगा, कोई गलत नहीं करेगा उसमें, रीनल तो उसमें साथ में जोड़ा ही हुआ है। तो किडनी की बात जब हो रही है तो रीनल पिरामिड्स यहाँ पर इसको बोलेंगे हम
रीनल पिरामिड्स, या ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि मेडुलरी पार्ट में प्रेजेंट है, पिरामिड्स कॉर्टेक्स पार्ट में है क्या प्रेजेंट, मेडुलरी पार्ट में, तो इसलिए इसका नाम क्या है मेडुलरी पिरामिड। किडनी का पार्ट है तो उसको हम रीनल पिरामिड्स भी कह सकते हैं। मैंने बोला ना शब्दों से समझिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं कि आप उसको क्या बोलेंगे। मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है, उसका नाम क्या हो जाएगा मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के लगभग कितने होते हैं 10 से 12। कितने होते हैं 10 से 15 15 लिख दो, 10 से 12, 10 से 15, 10 से 16 ये है एक्सेप्शन। साइंस में फिक्स तो बता ही नहीं सकते, तो 10 से 12 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, 10 से 15 कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर 8 से 12 मिलेगा। अब देखो बढ़ता जा रहा है ना, 10 से 12, 10 से 15, 10 से 16, 8 से 18, तो आप 8 से 18 मान लो, 8, 10, 12, 16, ठीक है। ये पिरामिड्स की लगभग किडनी के साइज पर डिपेंड करेगा पिरामिड्स का नंबर, ठीक है ना। किडनी का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर से 7 बड़ा है ना, 10 से 12 है, एक दो कम हो जाएंगे, किसी का 10 सेंटीमीटर है तो उसमें कम रहेंगे, किसी का पूरा 12 सेंटीमीटर का किडनी है तो उसमें बढ़ जाएंगे पिरामिड्स एक दो, इसीलिए ये नंबरिंग जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। तो ये किडनी का आउटर स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो बीच का पार्ट है, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये कौन सा पार्ट है, ये क्या कहलाएगा मेडुला है कि नहीं, इट इज कॉल्ड रीनल मेडुला, इट इज कॉल्ड रीनल मेडुला। अब ये जो मेडुलरी पार्ट है, तो मेडुलरी पार्ट यहाँ भी बीच बीच में जाकर एंटर करता है, खाली जगह मिल रही है ना इसको, तो ये मेडुलरी पार्ट, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बीच में बात करनी है भाई। ये मेडुलरी पार्ट बीच में एंटर करेगा कि नहीं करेगा, जब उसको खाली जगह मिलेगी तो वो तो घुसेगा बीच में जाकर। मेडुला ऐसा तो है नहीं कि हड्डी का बना है कि जा ही नहीं सकता, सारी चीज कैसी चीज़ है, सब मस्कुलर है ये चीज़ है, तो ये बीच बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर ये मेडुला पार्ट धस जाएगा, इसका नाम क्या होगा, वर्टिब्रेट सुना, वर्टिब्रेट सुना है, क्या पूरा नाम क्या है, कॉलम ऑफ वर्टिनी, उसका नाम होगा कॉलम ऑफ वर्टिनी। ये जो बीच का पार्ट होगा ये कहलाएगा कॉलम ऑफ वर्टिनी। अब आएगी बात कैलेक्स की, दो तरह के कैलेक्सेस इसमें प्रेजेंट होंगे, मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स मतलब बड़ी नाली, माइनर कैलेक्स मतलब छोटी नाली तो नहीं बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे, कलेक्ट करता है चूंकि। मेजर कैलेक्स में इकट्ठा होकर जाएगा तो नाली होगी, बाहर निकाल रहा है पानी, वो तो गंदा पानी बाहर निकाल रहा है, यूरिन बाहर निकाल रहा है, वो यूरेटर से कनेक्टेड होंगे, कैलेक्सेस के नहीं होंगे। तो इसमें कुछ मेजर कैलेक्सेस होंगे, कुछ माइनर कैलेक्सेस होंगे। मेजर कैलेक्स कितने होते हैं 2 से 3, और ज़्यादा अभी बताओ, फिर नंबरिंग बढ़ने लगेगी तुम लोगों की। कितने होते हैं मेजर कैलेक्स, बताओ फ्रेंड्स, 2 से 3, ठीक है। मेजर कैलेक्स आपके 2 या 3, और माइनर कैलेक्सेस कितने होंगे, मारो तुक्का, तुम लोग को तुक्का मारने में एक्सपर्ट हो ना। माइनर कैलेक्सेस कितने होंगे, मेजर कैलेक्स कितने हुए 2 से 3, माइनर कैलेक्सेस कितने होंगे 3 से 5 थोड़ी। माइनर मतलब छोटी नालियाँ, मेजर मतलब बड़ी नालियाँ। तो जब 2 से 3 बड़ी नालियाँ हैं तो उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स कनेक्टेड होंगी बहुत सारी कि नहीं। होमवर्क है माइनर कैलेक्स भी, चलो 3 होमवर्क्स हो गए, छोटी छोटी चीज़ें जो कल मैं पूछूंगी आते ही आपसे। अब आपके इसके अंदर क्या होंगे, कम से कम 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स हो, कम से कम कितने नेफ्रॉन्स, 10 लाख के आसपास इसमें होंगे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स, जिसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में ही कल हमें स्टडी करना है। जो मेन टॉपिक रहेगा वुमेन कैप्सूल, आपका वुमेन कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वुमेन कैप्सूल पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले, जो आपका मेन एक्सक्रीशन के लिए ग्लोमेरुलस पार्ट, 3 तरह के फिल्ट्रेशन होते हैं इसमें। तो पहला फिल्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर एक रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर तीसरा क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो एक कल का टॉपिक हमारा रहेगा, जिसमें हम पूरा वुमेन कैप्सूल पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे,
और अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।